हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ मेरे दो लेक्चर 1 लेक्चर 2 टॉपिक मोशन क्लास 11th स्टूडेंट्स आपने देखे हैं। उसमें मैंने डिस्कस करा था जो बेसिक फंडामेंटल, मेरा पूरा लेक्चर जो था वो कंसेप्चुअल लेक्चर था। मैंने आपको एक मंत्र दिया था और मंत्र ये था, बड़ा सिंपल सा मंत्र था कि अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं तो जो भी मैं स्टेटमेंट आपको कह रहा हूं, आप सबसे पहले फिजिक्स को समझने का प्रयास करें। टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, नॉट टू लर्न द फिजिक्स। मैंने एक वर्ड आपसे मेरे सेकंड वीडियो में कहा था, कभी कोई किताब आपको फिजिक्स नहीं सिखा सकती, कोई टीचर आपको फिजिक्स नहीं सिखा सकता। फिजिक्स आप खुद सीखते हैं, खुद समझते हैं, बट आपको क्या करना है, आपको जो भी कंसेप्ट्स बताए जाते हैं आपको उसको एनालिसिस करना है। इसे मेरा जो वीडियो है पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड वीडियो है, जिसमें हम एक पॉइंट को, हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन उसका एक पर्पस होता है, और एक पर्पस यही है कि सिर्फ हमें क्या करना है, हमें उस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना है, टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। फर्स्ट एंड सेकंड में मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, सेकंड मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे फोकस करा था। आपको मैंने पाथ पार्सेलेशन, मैंने डिस्टेंस और देन मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने कहा था मेरे अगले वीडियो में हम फिर इसी पॉइंट पे आगे डिस्कस करेंगे। आज का जो मेरा वीडियो होगा जिसके अंदर हम आप डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ने के बाद क्यों हमें जरूरत पड़ती है यूनिफॉर्म मोशन की, हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम ग्राफिकली कुछ थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम जंप करेंगे, नया कॉन्सेप्ट वो होगा स्पीड, लेकिन आपको याद नहीं करना है, वो मैं खुद समझाऊंगा आपको क्यों यहाँ पे स्पीड इंट्रो हुआ। हम स्पीड का डिस्कशन करेंगे, फिर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। देन उसके बाद ऑटोमेटिक हमको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और फिर हम इंटर करेंगे वेलोसिटी। सो आज का लेक्चर फिर से कंसेप्चुअल होगा, हर बातों को समझा जाएगा, हर बातों को हम समझने के लिए कुछ तर्क देंगे। आपको उस तर्क को समझना है, स्टडी करना है। कोई क्रॉस क्वेश्चन आपको लगता है तो प्लीज मैंने अपना नंबर दे रखा है, उस पर जरूर मुझे इन्फॉर्म करें। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर इस वीडियो में आप कुछ और कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो उसके अंदर और ऐड करूंगा। सो प्लीज स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो में जो भी देखेंगे आप उसके लर्निंग ना करते हुए सिर्फ आप उसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे अपने ओन लेवल पे, और अपने आप पे भरोसा रख के इस टॉपिक को करेंगे तो मुझे लगता है बहुत प्रोडक्टिविटी और बहुत ज्यादा हमें पॉजिटिव वे मिलेगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हमें इस वीडियो में हम जो भी बताते हैं सिर्फ आपके कंसेप्ट डेवलप करने के लिए, और आपका कंसेप्ट तभी डेवलप हो सकता है जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से किसी को प्रॉपर सुने, एनालिसिस करें, तब कोई रिजल्ट्स निकालें। तो चलिए, थैंक यू, इतना आपने सुना, मुझे बिना आगे बढ़ाए अगर वीडियो सुना तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार क्विक रिव्यू लेंगे। हमने टॉपिक स्टार्ट करा था मोशन से, मोशन की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। किसी भी ऑब्जेक्ट का परिवर्तन होना, उसकी जगह का चेंज होना, वो हम डिफाइन करता है मोशन को। ये मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम काइनेमेटिक्स टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम कॉज के बारे में डिस्कस नहीं करते, हम इसके आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मोशन की डेफिनेशन को हमने डिस्कस करा था फ्रेम ऑफ, आपको याद होगा हमने स्टेशनरी पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको बताया था। उसी के रिस्पेक्ट में हम पता लगाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। उतना करने के बाद में फिर हमने डिस्कस करा था पाथ, जो एक्चुअल कवर करते हैं। देन पाथ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का नेचर प्लस और माइनस हमने दोनों डिस्कस करा। फिर उसके बाद में उसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता लगाने के लिए हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सीखा, और उससे रिलेटेड हमने जो बेसिक हो सकता था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करा। आज मेरा टॉपिक फिर से डिस्कस होगा डिस्टेंस से रिलेटेड, लेकिन आज हम इसमें ऐड करेंगे टाइम, और इस प्रकार से आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एक सबसे कॉमन जो बहुत एक मेजर पॉइंट है हम यहाँ पे डिस्कस जरूर करेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बेसिक अंतर क्या होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। डिस्टेंस मैक्सिमम टाइम ग्रेटर होता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम टाइम शॉर्टर होता है। लेकिन जब दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो तो दोनों के मैग्नीट्यूड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के आते हैं, बराबर आते हैं। ये बेसिक बातें हमने सीखी थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है।
कैसे वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, कैसे वो पाथ के रिस्पेक्ट में डिफाइंड नहीं होता। तो इसके लिए हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं। मान के चलिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा इसको, कि ए और बी हमारे पास में दो पॉइंट हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। और अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो ए से लेकर बी एक पोजीशन चेंज हुई है। आप जब देखेंगे तो आप यहां पे देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको बताया था, इस बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का निकल के आएगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट का निकल के आया। तो दिस इज द केस नंबर 1। इसी केस में एक छोटा सा चेंज करेंगे, और छोटा सा चेंज हम ये करेंगे कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे, सो आपने देखा मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, ऑब्जेक्ट ए से सी पर गया, देन वो सी से कहां पर आया, बी पर आया। अब आप देखेंगे तो सेकंड केस में, जो फर्स्ट केस में डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस आपका ए बी था। आप देखेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर अभी भी ए बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं आपको केस नंबर 2 बताता हूं तो माय डियर स्टूडेंट, केस नंबर 2 आपको क्या डिफाइंड हो रहा है? केस नंबर 2 डिफाइंड हो रहा है, आप ए से सी पाथ कवर करा आपने, प्लस आपने सी से लेकर बी पाथ कवर करा। इसका मतलब आपका जो डिस्टेंस निकल के आया वो डिस्टेंस आपका ए बी प्लस बी सी है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो अभी भी आपका ए बी आ रहा है। ये सेकंड एग्जांपल। इस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज और करेंगे इन शॉर्ट में। और अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ए से लेकर बी जाने का हो सकता है ये कोई एक पाथ होता, आप देखेंगे तो इस प्रकार से ए से लेकर ये डी और ई में दो सपोज पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, ये आपको एक पाथ दिखाई देगा। जब आप यहां पे देखेंगे तो डिस्टेंस आपको ये नजर आ रहा है, आप देखिएगा ए डी ई और बी, ये अभी भी आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। बट माय डियर स्टूडेंट, इनिशियल से लेकर फाइनल का रिलेशन आप निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा अभी भी वो ए बी ही आ रहा है। अगर मैं इन पे वेक्टर या डायरेक्शन बना दूं तो आप देखेंगे हर कंडीशन के अंदर अगर मैं पाथ को और भी कोई चेंज करता हूं, कोई मैंने इसमें डिफरेंट चेंज करा, पाथ चेंज हो जाएगा लेकिन अभी भी डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर बी आ रहा है। इसका मतलब जब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू पाथ, तो बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ पे इसको डिफाइंड नहीं करेगा, ये ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट हर कंडीशन में आप देखेंगे तो ए बी को ही डिफाइन कर रहा है, हर बार ए बी। आप देखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस बदल रहे हैं लेकिन हर डिस्टेंस हर पाथ का डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, इसे आप जरूर कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेकंड लेक्चर में लेक्चर वीडियो बड़ा हो गया था, इसलिए मुझे थर्ड लेक्चर में से काउंट करना पड़ा। तो चलिए आगे आज हम डिस्कस करते हैं जो हमारा गोल सेटिंग है, और हमारा गोल सेटिंग है आज डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करना। तो चलिए आज हम आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस कराते हैं, और उसको करने के बाद हम डिस्कस करेंगे क्यों हमें यूनिफॉर्म पढ़ना पड़ता है, राइट। मान के चलते हैं ग्राफ पेपर से हमें इसकी स्टडी करना है। जब आप एक पाथ कवर करते हैं तो देखिए, जब आप एक पाथ कवर करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हम उसको काउंट करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में आप कितना कवर कर रहे हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं सेम पॉइंट पे, एक बाइक से और अगर एक कार से, अगर उनकी हम देखें गति अलग अलग है, एक वॉकिंग कर रहा है एक बाइसिकल पे और एक कार पे, तो सेम टाइम पे इनके बीच का जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे हमने कितना पाथ कवर करा, तो वो आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी हम नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ग्राफिकल, तो पहला ग्राफिकल हम डीटी ग्राफ से ही डिस्कस करते हैं, जहां पे आप देखेंगे सो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे टाइम, और आप जानते हैं टाइम इंडिपेंडेंट होता है, हमेशा ये स्वतंत्र होगा, और दिस इज द रिप्रेजेंट बाय डिस्टेंस। सो आपने देखा दिस इज कॉल्ड द डीटी ग्राफ। तो अपनी कॉपी में हेडिंग जरूर डालें, और जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और आज का वीडियो आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम हम आज ग्राफ ज्यादा स्टडी करेंगे जो आपके फिजिक्स को बड़ा स्ट्रांग बना देंगे। सो राइट माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ये रहा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और मान के चलते हैं, सपोज मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर टाइम पे, तरफ से मेरी बात को समझिएगा, कि आप एक ए पॉइंट पर हैं, आप ए पॉइंट पर हैं, और ए पॉइंट से आपकी पोजीशन बी पॉइंट पर, इसका पाथ हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, और ये रहा आपका बी पाथ, और यहां से लेके यहां तक आपने 2 किलोमीटर का सफर तय करा, यहां से यहां तक आपने 1.5 करा,
और मान लेते हैं यहाँ पे आपने 0.5 किलोमीटर ट्रेवलिंग करा। सो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका टोटल पाथ कितना निकल के आ रहा है, ये आपका एक्चुअल कवरिंग पाथ है, तो आप जब इस पाथ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। सो 2 किलोमीटर एंड 3.5 किलोमीटर आप देखेंगे तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा, और इस ट्रेवल करने में आपको कोई ना कोई टी टाइम जरूर लगा होगा, राइट। लेकिन हमारा dt ग्राफ इसके बाद से शुरू होता है। मैं आपको दो केस पढ़ाऊंगा। केस नंबर फर्स्ट, मान के चलते हैं इस t टाइम पर आपने जो डिस्टेंस कवर करा, अगर मैं उस t टाइम के रिस्पेक्ट में आपका डिस्टेंस बताऊं, यहाँ पे अभी आप रेस्ट फॉर्म में हैं, यहाँ पे आप मोशन के फॉर्म में थे, तो इस पर्टिकुलर टाइम t में हम देखें तो आपने कोई 4 डिस्टेंस किलोमीटर ट्रेवल करा है, और बाय ग्राफिकल अगर मैं यहाँ डिफाइन करूं तो 1 2 3 एंड नाउ दिस इज द रिप्रेजेंट द 4। अब आप देखिएगा आपकी पोजीशन में डिस्टेंस ग्राफ बता रहा हूं आपको, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, और उसमें मैं जो पहला केस आपको पढ़ाऊंगा वो केस नंबर 1 होगा, एट रेस्ट। अब देखिएगा ध्यान से, मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रहा हूं, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको ज्योमेट्री सिखा रहा हूं। अगर t टाइम पे आप 4 किलोमीटर चल के रुक जाते हैं, उसके बाद आपका डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 4 ही है, लेकिन समय लगातार इंक्रीज होगा। जब आप देखेंगे टाइम इंक्रीज होगा तो एक हम ग्राफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जब हम इसको बनाते हैं, मैथमेटिकल इसकी स्टडी करते हैं, तो आप देखेंगे यहां पर अगर मैं कुछ डॉट्स बना रहा हूं तो देखिए इन डॉट के अंदर हम जानते हैं 10th क्लास में हम रेक्टेंगल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, 9th क्लास 8th क्लास में भी आपने ज्योमेट्री पढ़ा है। हर पोजीशन आप देखेंगे तो यहां पर डिस्टेंस आपको 4 ही मिलेगा, डिस्टेंस y को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब आप x को देखते हैं तो टाइम कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। जब टाइम कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो आप इसके हर पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहाँ एक डॉट बना सकता हूं, और इन सभी डॉट्स को अगर जोड़ दूंगा तो एक लाइन ड्रॉ हो जाए। जब आप इस तरह का ज्योमेट्री देखते हैं तो इस ज्योमेट्री में आप देखेंगे ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, तो आप देखेंगे ऐसी ज्योमेट्री के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट आपका एट रेस्ट होगा इस कंडीशन। और यदि आपका ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगी, और इस कंडीशन में आप क्या देखेंगे, इस कंडीशन में देखेंगे ऑब्जेक्ट एट दी रेस्ट। तो आपको मैंने अपने सेकंड वीडियो में ये बताया था कि जो डिस्टेंस होता है वो जीरो भी हो सकता है, और वही डिस्टेंस आप देखेंगे तो पॉजिटिव भी हो सकता है। यहां पे आप देखेंगे तो डिस्टेंस देखिए, यहां पे आप देखेंगे तो डिस्टेंस आपका 4 किलोमीटर था t इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज हो रहा है आप अभी भी रेस्ट फॉर्म में ही हैं। इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेस्ट में है तो ग्राफिकली आप टाइम के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये ज्योमेट्री आपको जब भी देखेंगे हमेशा ये रेस्ट में ही ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। सो दिस इज द केस नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस करा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। यहां से मैं आपको ग्राफ के दो फेज पढ़ाऊंगा, और अब हम सीखेंगे कि क्यों वाई हमें एक यूनिफॉर्मली ग्राफ पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं अगेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सेकंड फेज। और सेकंड फेज डिस्कस करने से पहले देखिए अभी आप रेस्ट फॉर्म में थे, आप देखेंगे तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के ऑटोमेटिक आपको दो केस समझ में आएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, देन अगेन आपने दूसरे एक इंटरवल 1 सेकंड में 2 मीटर का ट्रेवलिंग करा, टोटल डिस्टेंस 4 हो गया, लेकिन आप इंटरवल देखेंगे तो दोनों इंटरवल में आपने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। आप समझ गए होंगे मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ही आपको एक केस पढ़ा रहा हूं जिसमें ऑब्जेक्ट मोशन है, अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। नाउ मैं आपसे कहता हूं कि ऑब्जेक्ट ने क्या करा, ऑब्जेक्ट फिर से तीसरे थर्ड सेकंड में मतलब 1 सेकंड इंटरवल में फिर से 2 मीटर ट्रेवल करता है। आप देखेंगे फिर से दोबारा से जब डिस्टेंस आप मेजर करेंगे तो आपको डिस्टेंस कितना मिलेगा, आप देखेंगे टोटल डिस्टेंस आपने 6 यूनिट ट्रेवल कर लिया 3 सेकंड के अंदर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं पर सेकंड आप देखिए क्या निकालेंगे, तो आप पर सेकंड जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको निकल के आएगा एवरी सेकंड वी आर कवरिंग द 2 मीटर डिस्टेंस। दैट मींस क्या निकल के आ रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस। सो अभी आप देखेंगे आप रेस्ट फॉर्म में थे, आप रुके हुए थे, उस समय आप रेस्ट पोजीशन में आपने ग्राफ देखा, एक समय बाद चलने के बाद हमने डीटी ग्राफ आपको ड्रॉ करना सिखाया। अब मान के चलते हैं आप ऑब्जेक्ट जो है आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं हम, जब से इस आइडियल कंडीशन हमने मानी कि हर 1 सेकंड में वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है,
तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको समझते हैं, फिर इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं और यहां से आपको एक ज्योमेट्री का बहुत मजेदार केस भी सिखाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर से डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसा कि अभी हमने इसके पहले भी ड्रॉ करा था, y एक्सिस हमेशा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी और x एक्सिस ऑलवेज टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। और इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, x और y के कुछ कोऑर्डिनेट्स जरूर बनाएंगे जिससे ये टॉपिक हमें थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग वे में समझ में आए, पहली बात। दूसरी बात, आप डिस्टेंस जानते हैं, इसमें डायरेक्शन काउंट नहीं होता है, इसलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो उसको आप ऐसा ना समझे लीनियर ही होगा, ये किसी वे में भी पाथ हो सकता है। हम यहाँ पे पाथ का स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए मान के चलते हैं यहां से लेके यहां तक इस टाइम में t0 टाइम में और t1 में आप देखेंगे तो इसके बीच 1 सेकंड का डिफरेंस है और आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा 2 मीटर, राइट? ओके, आप देखेंगे टाइम इंटरवल आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 सेकंड आ रहा है। उसके बाद आप t2 टाइम दूसरे सेकंड में, टाइम इंटरवल अभी भी आप निकालेंगे तो 1 सेकंड आएगा इनके बीच का, आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 2 मीटर, टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा 4 मीटर। आप यहां पे जब टाइम काउंट करेंगे तो उस समय आप देखेंगे t1 की वैल्यू अगर मैं आपसे कहता हूं 2 थी, तो जब t2 की वैल्यू मैं उस पॉइंट पे देखूंगा तो डिस्टेंस के हिसाब से वो 4 डिस्टेंस ट्रेवल करा। शायद मैंने गलत कर दिया, मुझे y ऊपर करना चाहिए क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा, और x नीचे कर दिया, राइट? और कोऑर्डिनेट हम हमेशा x और y के फॉर्म में ही लिखते हैं और हम उसी फॉर्म में इसको सॉल्व भी करते हैं। मान के चलते हैं तीसरा जो सेकंड आया t3, आप फिर से 2 मीटर चलेंगे, आप ये देखेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यू आर ट्रैवलिंग द इक्वल डिस्टेंस, समान समय में आप समान दूरी तय करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने यहाँ पे t3 के अंदर आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो टोटल कितना करा, 6, मैं इसकी बात कर रहा हूं, फिर टोटल 6 आया, इसकी बात करूंगा टोटल 4 आया, इसकी बात करूंगा टोटल कितना आएगा, 2 निकल के आया, राइट? अगर इसके पहले वाला टाइम देता तो हो सकता है मैं 0 पॉइंट पे 0 ही ले लेता, उस समय पे हमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा। एक अगर डेटा और हम इंक्रीज करते हैं और t4 मतलब 1 सेकंड का डिफरेंस में लेता हूं, आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मीटर का डिस्टेंस। इसका मतलब आप देखेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवलिंग। इस कॉन्सेप्ट को जब हम मोशन के फॉर्म में स्टडी करते हैं तब इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्मली आपको क्या दिख रहा है, परिवर्तन दिख रहा है। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं मोशन का मतलब चेंज ही होता है। आप जब इसको सॉल्व करते हैं 1 मीटर में आप देखेंगे तो 1 सेकंड में 2 मीटर, जब आप इसको काउंट करते हैं 2 सेकंड में 4 मीटर डिवाइड करेंगे तो देखिए dt ग्राफ पढ़ रहे हैं आप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, इसलिए रिस्पेक्ट जब भी होता है वो डिनोमिनेटर में ही आता है। सो आप देखेंगे यहाँ पे 4 सेकंड में अगर हम यहाँ पे 2 सेकंड्स में अगर हम 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तब भी आप देखेंगे आपको रेशियो वैल्यू 2 ही मिलना है या 2:1। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेता हूँ तो वो 6 होगा, टाइम कंसीडर करूंगा 3, सॉल्व करूंगा तब भी टाइम के रिस्पेक्ट में आंसर 2 ही आएगा। अगर मैं हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करें तो वो हो जाता है 8, लेकिन टोटल टाइम हम देखें तो कितना निकल के आ जाएगा 4। आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। याद रखिएगा यहीं से आपको स्पीड पढ़ाऊंगा, आप यहीं से स्पीड सीखेंगे कि स्पीड का मतलब होता क्या है। सो आपने देखा यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो चेंज आप देखेंगे तो हर जगह आपको 2:1 का ही एक चेंज दिख रहा है और समान चेंज दिख रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। सो आज मैं अगर आपसे कहता हूं कि हम मोशन पढ़ रहे हैं और मोशन में अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको पहला टाइप पढ़ा रहा हूं dt के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के रिस्पेक्ट में, तो हम यहां पे इसको डिफाइन कर सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आप डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। इसको लिखने का तरीका, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, तो देखिए इसको डिफाइन जब हम करते हैं तो ऐसा लिखते हैं इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा परिवर्तन जो समान समय में समान होगा, आप उसे किससे डिफाइन करेंगे, आप उसे डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म रीजन। अब आता है कि हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए आपको ग्राफ सबको बनाना आता है, x टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसका पहले वाला केस ले लेता जिस समय अगर समय 0 था तो उस समय इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा तो उस समय भी ये 0 है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड करा। अब हम इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं तो आप सब इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं।
आप देखेंगे x 0 पर y 0 है, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 2 आ रही है, तो हम कुछ ऐसे रैंडमली यहाँ पे डॉट बना रहे हैं, ये 2 को रिप्रेजेंट करता है। x की वैल्यू हम देखेंगे 2 पे, y की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 4। तो जब आप इस ग्राफ को ध्यान से स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे आपको सभी डॉट मिलेंगे, और जब आप उन डॉट को मर्ज कर देते हैं या मिला देते हैं तो आपको एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिलता है। और आप जब इस तरह के स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको एक लाइन दिखाई देगा, जिसके अंदर आप देखेंगे तो इसका जो झुकाव या स्लोप आएगा, ये सब सिमिलर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहीं से भी यहाँ से ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें एक इस प्रकार का यूनिफॉर्मली ग्राफ मिलता है, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें आपने क्या देखा, जिसमें आपने ये देखा आप टाइम और डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसी को ट्रिग्नोमेट्री से ऐड करूंगा और यहां से आपको यूनिफॉर्मिटी का एक ट्रिग्नोमेट्रिकल कांसेप्ट समझाऊंगा। तो देखिए आपके सामने ये dt ग्राफ है, इसी ग्राफ को थोड़ा सा यहां समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे तो आप यहां पे एक एंगल अज्यूम कर सकते हैं, ये रहा एंगल थीटा। अब आप देखिए यहां पे डिस्टेंस जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम x को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं और इस ट्रायंगल में मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे हमें x और y में रिलेशन निकालना, तो ध्यान से देखिए आप, ये y जो है वो d को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो टाइम है आप देखेंगे वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं आपसे कहता हूं इन दो लाइन के बीच ये एंगल डेवलप हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप मुझे परपेंडिकुलर और बेस के रिस्पेक्ट में कोई एक रेशो बताइए, तो आप एक नहीं दो रेशो बता सकते हैं, या तो cot बताएंगे या आप tan बताएंगे। इसका मतलब हम देख सकते हैं tan थीटा इज अ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसका मतलब आप y अपॉन x बोल सकते हैं। या हम इसका अगर रेसिप्रोकल फंक्शन लेते cot थीटा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो भी आप देखेंगे हमें यहां से x बाय y मिलेगा। यूजुअली आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम टाइम यहां पे 10 दिखाई देगा, हम 10 के फॉर्म में ही से रिप्रेजेंट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जब आप यहां पे थीटा निकालते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप देखेंगे तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे tan थीटा के रिस्पेक्ट में। और आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको डेटा मिलेगा वो मिलेगा tan थीटा के रिस्पेक्ट में। और ये ग्राफ जैसे जैसे यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा, ये ग्राफ एक ही इस डायरेक्शन में अपने आप मूव करता जाएगा। मैं इस ग्राफ के डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये किस पाथ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको यूनिफॉर्मली ग्राफ मिलेगा जो एक जैसा समान एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है। आप जितनी भी पैरेलल लाइन अगर यहाँ बनाएंगे, बना लीजिए, सबका एंगल आप देखेंगे तो इक्वल ही आएगा, वो एंगल थीटा ही आपको मिलेगा। इस कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ ये ग्राफ जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे tan थीटा से, राइट। सो देखिए यूनिफॉर्म मोशन में आपने इस ग्राफ को देखा, मैं यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड एक केस पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा वो केस क्या है। इसी केस को हम आगे बढ़ाएंगे, आप मुझे बताइएगा इन दोनों केस में अंतर क्या है। मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, मैं यहां से अपना केस आगे बढ़ाता हूं, दिस इज द y एंड अगेन दिस इज द x, जीरो डिस्टेंस ट्रेवल करा था t0 पे, ये टाइम हमने इक्वल ले लिया, लेकिन एक सेकंड में या t1 के अंदर वो ट्रेवल करता है मान लीजिए 3 यूनिट का डिस्टेंस, अगले नेक्स्ट सेकंड में फिर से उसने कवर करा, फिर से 3 काउंट करेंगे, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। हम चाहे तो उसका ज्योमेट्री पहले ऐसा फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड में जो तीसरा सेकंड होगा उसमें फिर उसने यूनिफॉर्मली डिस्टेंस ट्रेवल करा, टोटल डिस्टेंस आप देखेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 9। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे एक ही ग्राफ पेपर पे इन दोनों ग्राफ बना के दिखाइए, एक ही ग्राफ पेपर पे आप मुझे इन दोनों ग्राफ बनाइए, मैं आपको यहाँ पे इसका ग्राफ अलग बनाऊंगा, बाद में मैं आपको दोनों ग्राफ मर्ज करके बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो आपके सामने देख रहे हैं मैंने एक डेटा लिया है, ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है। t0 पे आप देखेंगे तो t0 पे उसकी पोजीशन सेम है, लेकिन जब मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ सॉल्व करता हूं, अभी मैंने आपको बताया tan थीटा, ऊपर वाले का tan थीटा आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप जब भी निकाल लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 4/2 6/3, हर बार आपको आंसर 2 ही मिलेगा, देख सकते हैं आप परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। अब आप सोचिए अगर मैं आपसे कहता हूं आप इसका tan का रिलेशन निकालिए, क्योंकि आप समझ गए यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। सो tan अल्फा, क्योंकि यहां पे मैं थीटा नहीं लिखूंगा,
अगर मैं इस केस को सॉल्व करता हूं, मैं जीरो वाला सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वो जीरो ही आंसर आएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि समय 1 है। 2 सेकंड में उसने 6 डिस्टेंस ट्रेवल करा, आप देखेंगे यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो इधर से आ जाएगा 9/3। मैं इसका रेशियो निकालता हूं तो माय डियर स्टूडेंट इसकी रेशियो वैल्यू कितनी आ रही है 3। क्लास 10th में भले आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा, भले बायो का बच्चा यहाँ बैठा है या मेरा वीडियो सुन रहा है, हम जानते हैं जब भी हमने tan थीटा 10th क्लास में पढ़ा है 0 डिग्री पर tan 0 देता है तो 30 डिग्री पर उसकी वैल्यू 1/√3 होती है, 0 से बड़ी वैल्यू होती है। tan 45 पे उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 वैल्यू 1/√3 से बड़ी है। ऐसे tan 60 की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो √3 होती है, वो 1 से बड़ी होती है क्योंकि √3 की वैल्यू हम जानते हैं 1 पॉइंट हम वैल्यू लेते हैं 5 के आसपास या अराउंड 6 के आसपास, राइट। तो आपने क्या सीखा 10th क्लास के इस कॉन्सेप्ट से, अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 की वैल्यू कम से क्या हो रही है, ज्यादा की ओर जा रही है। ऐसे आप देखेंगे 2 छोटा हो गया और 3 क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर मैं ये दोनों ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो एक बात तय है, जो थीटा एंगल निकल के आया है और जो अल्फा निकल के आया है 100% अल्फा बड़ा होगा किससे, थीटा से। तो अगर मैं दोनों ज्योमेट्री यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो देखिए दोनों में अंतर ये आएगा कि ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा अल्फा, ये एंगल कितना आ जाएगा थीटा। दोनों ही एंगल यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों मोशन के अंदर आप देख सकते हैं आपका डेटा वैल्यू इसका 2 इसका 3 हर पॉइंट पे आएगा, लेकिन इसका जो झुकाव होगा एक्स एक्सिस से वो थोड़ा सा दूर होगा, ये थोड़ा एक्स एक्सिस के पास होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपका पर्पस को इस तरह के एग्जाम क्रैक करना है, और अगर मैं आपसे कहता हूं दोनों ग्राफ आप एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिए, तो माय डियर स्टूडेंट जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मान के चलते हैं ये वाला ग्राफ में O और A को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ग्राफ O और B को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमारे पास दो ग्राफ मिलेंगे और यहाँ पे मिलेगा ग्राफ OA और ये हमें ग्राफ मिलेगा OB। आप देखेंगे तो ये एंगल थीटा है और यहाँ से एंगल क्या मिलेगा अल्फा। सो tan थीटा स्मॉलर देन tan अल्फा। दोनों ही आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, आप देखेंगे तो दोनों ही यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन को ही डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, अंतर निकल के आ रहा है उनका रेशो। याद रखिए इसी रेशो को मैं आपको बताऊंगा, इसको स्पीड बोला जाता है, हम इसको स्पीड से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये ग्राफ जब मैं आपको बताऊंगा तो स्पीड से इसको कोरिलेट करके जरूर बताऊंगा, अभी मैं इसे नहीं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो डेटा निकल के आ रहा है वो आपका डेटा निकल के आ रहा है यूनिफॉर्म। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, राइट। सो यूनिफॉर्म मोशन में आपने देखा। अब एक काम करते हैं, इस केस को हम सेकंड तरीके से पढ़ते हैं कि अगर यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म केस होगा तो हमें उसको कैसे डील करना है, उसका ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या होगा। उससे पहले आप देखें तो अगर इस ग्राफ में मैं एक एंगल और ड्रॉ कर दूं और मान के चलिए एंगल मैंने लिया गामा, तो आप समझ गए होंगे ये तीनों ग्राफ ही, लेकिन cos tan थीटा इज स्मॉलर देन tan अल्फा एंड tan अल्फा इज स्मॉलर देन tan गामा। All graph is represented by the same uniform but their ratio value is the different। और यही रेशियो माय डियर स्टूडेंट स्पीड कहलाता है। जब अपने आगे जब स्पीड स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे करते हैं। यूनिफॉर्म के बाद नेक्स्ट केस हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आई थिंक समझ गए होंगे, इतना बड़ा ट्रिक नहीं है, इसको समझने में बहुत आसान है। अगर आप बिल्कुल लॉजिकली और कंसेप्चुअल पॉजिटिव माइंड से बैठे तो आपको समझ में आ गया होगा समान समय में असमान दूरी तय करना। आई रिपीट अगेन, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आप दोनों तरीके से इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं। हम यहाँ पे डिस्टेंस की अगर नॉन यूनिफॉर्म की अगर इसको मेंशन करें सो डिफाइन कर सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस कवर in equal interval of time, तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। या हम डिफाइन करें इक्वल डिस्टेंस, नहीं हमने यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस लिया था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूं। सो इक्वल डिस्टेंस कवर इन unequal interval of time, this is also called non uniform motion। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें चेंज आ रहा है, अब आप देखिए इस ग्राफ कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान है।
अगर मैं आपसे कहता हूं t0 से लेके t1 तक ये 2 मीटर ट्रेवल करता है, t3 के अंदर टाइम इंटरवल अभी भी देखिए मैंने यहाँ पे टाइम इंटरवल समान रखा है, यहाँ पे भी टाइम इंटरवल 1 सेकंड है, तो यहाँ पे भी टाइम इंटरवल 1 सेकंड है, लेकिन एक ही मीटर ट्रेवल तय करता है। हो सकता है यहाँ पे 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर ले और टाइम इंटरवल जब आप देखेंगे तो अभी भी ये 1 सेकंड ही है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, इस कारण से ये लार्ज हो गया है थोड़ा सा डेटा। सो आपने क्या देखा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आप देखेंगे क्या निकल के आ जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस। अगर मैं इसको डिस्टेंस मान लूं और ये इसको जगह मैं t लिख दूं और टाइम चेंज कर दूं तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट क्या ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम dt ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसका dt ग्राफ बनाएं तो देखिए इसका आप ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक डायरेक्ट ये वाला ही ग्राफ बताऊंगा और एक ही ग्राफ बताऊंगा। कोई स्टेज पे किसी टाइम इंटरवल पे ग्राफ रहा होगा, देन ऐसा कुछ चेंज आप देखेंगे तो इसके 10 में हर जगह आपको चेंज आएगा। अगर ये 3 आप अगर डॉट ध्यान से देख रहे हैं जो मैं यहाँ पे अभी डिफाइन कर रहा हूं आपको, फर्स्ट देन सेकंड, और अगर मैं इन पे एंगल बनाऊं तो इन सब के एंगल में चेंज आएगा। और आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आपको अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप देखेंगे तो इसके अंदर सेम ऑसिलेशन आपको नहीं दिखेगा। और इस कारण से हम क्या बोलेंगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ dt ग्राफ, जिसमें आपने क्या सीखा, आपने देखा कि यहाँ पे जो ये ज्योमेट्री बनेगा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करेगा। हम इसका कर्विकल ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये आपने दोनों में रिलेशन देखा। अब हम देखेंगे ओवरऑल रिलेशंस, राइट। और यहां से मैं आपको कुछ सिखाऊंगा कि आप आने वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल के थ्रू हम प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको सिर्फ चेक करना है कि कहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कहां पे यूनिफॉर्म मोशन में और कहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। साथ में मैं एक गलत डायग्राम भी बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा वो डायग्राम क्यों गलत है, क्योंकि इस डायग्राम में करेक्शन कहां हम कर सकते हैं, राइट। सो देखिए हम अगर इसकी ज्योमेट्री में डिफाइन करें dt ग्राफ की, सो आप देखेंगे यहां पे दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जरूर डिफाइन करें। आप देखिएगा यहां पे और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अगर एक भी ऐसा ऑसिलेशन आएगा तो हमारा ग्राफ गलत हो जाएगा, इसलिए इसको दोबारा से प्रॉपर बना लेते हैं। देन दिस, सो आपने देखा मैंने यहां पे एक ज्योमेट्री बनाई, मैं इसको कुछ लेवलिंग करके आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मान के चलते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैंने आपसे कहा था मैं आपको बेसिक लेवल से ही टॉपिक समझाऊंगा। दिस इज द पॉइंट सी। अगर आपके कोई कमेंट आपको लगते हैं तो प्लीज मुझे अपना कमेंट आप जरूर बताया करिए। मेरा नंबर है 9826454755। बड़ा अच्छा लगेगा अगर आपके कोई वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे लिए आएंगे तो। कोई चेंज चाहते हैं, कुछ और एग्जांपल चाहते हैं, कुछ भी हो, प्लीज मोस्ट वेलकम, मुझे जरूर याद करें वीरेंद्र माथुर को। मेरा मोबाइल नंबर है आपके सामने 9826454755। और आपने देखा यहाँ पे दिस इज द ए बी सी एंड दिस इज द डी, और हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहे हैं ई पॉइंट पर। तो आपने देखा एक प्रकार का एक ज्योमेट्री है, दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आप देखेंगे दिस इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैंने आपसे कहा था जब आप ध्यान से देखेंगे दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब अगर मैं ए और बी को डिफाइन करूं तो हम बोलेंगे रेस्ट फॉर्म में है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, रेस्ट फॉर्म में। आप देखेंगे टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डायग्राम हमें रेस्ट में रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, आप जब देखते हैं बी और सी का ज्योमेट्री, तो बी और सी का ज्योमेट्री में अगर मैं एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दूं इसके पैरेलल, तो देखिए इसका एंगल हर जगह एक जैसे ही आएगा। इसका मतलब बी से लेकर सी तक हम देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यूएन, यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसा। लेकिन जब आप सी और डी पर आते हैं तो आप सी और डी पर ऑब्जेक्ट देखते हैं, अगेन वो किस फॉर्म में आ जाएगा, रेस्ट फॉर्म में, राइट। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके बाद आपने देखा डी से लेकर ई, और जैसे आप डी से ई पे देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अगेन यूनिफॉर्म मोशन। सो आपने देखा सेम ज्योमेट्री के अंदर अगर हम वेरिएशन ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो वेरिएशन ज्योमेट्री में आप देखेंगे तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के अंदर आपको एक ही वेरिएशन मिलेगा। इसी ग्राफ में हम एक छोटा सा चेंज करते हैं और वो ग्राफ गलत है, हमें बताना है वो ग्राफ गलत कहां पर है। तो हम एक राउंड ज्योमेट्री बनाएंगे आपके सामने और आप बताइएगा ज्योमेट्री कहां पे गलत है।
मान के चलिए हम दोबारा से सेम ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा फोकस करना आप यहाँ पे कि कितने स्टूडेंट इसको क्रैक कर सकते हैं। सो दैट दिस इज द सेम वही पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम। देखिए मैंने यहाँ पे ये लिया एक पॉइंट और देन दिस एंड दिस। आप देखिए मैंने आपके सामने एक ज्योमेट्री ड्रॉ करी, राइट। इसको आराम से समझिएगा क्योंकि इसमें कुछ गलती है और आपको गलती पकड़ना है। हो सकता है कई बच्चों ने गलती देख भी ली हो। दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, दिस इज द डी एंड नाउ दिस इज द ए। अब आप देखेंगे आपके सामने एक ज्योमेट्री वो है और आपके सामने एक ज्योमेट्री है। आप देखेंगे तो अगर ए बी यहाँ पे भी रेस्ट में था, आप देखेंगे ए और बी यहाँ पर रेस्ट में है। दोनों डायग्राम प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। तो आप ए बी देखेंगे तो रेस्ट में, और वो भी करेक्ट ज्योमेट्री थी और ये भी करेक्ट ज्योमेट्री, इतना हिस्सा करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज करेक्ट नाउ। सेकंड हम देखते हैं दैट इज द बीसी, ये रहा यूनिफॉर्म मोशन। आप देखेंगे बी एंड सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन मुझे भी यहाँ पे दिख रहा है। सेम दिस इज ये ग्राफ दोनों करेक्ट है। नाउ फिर आप दोबारा से देखते हैं व्हाट सी एंड डी, वहां पर आप देखेंगे वो रेस्ट में था। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक्स के पैरेलल दिख रहा है, ये किस फॉर्म में आता है, रेस्ट में। मुझे लगता है ये ज्योमेट्री गलत है। गलत क्यों है हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। आप देखिएगा जब गाड़ी का मीटर होता है, गाड़ी के मीटर में मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था और सेकंड में भी मैंने आपको बताया था, जो पाथ आप कवर करते हैं तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जुड़ता है, ऐड होता है, बढ़ता है, घटता कभी नहीं। आप आपके घर से मार्केट जाइए, कहीं पर भी जाइए, कॉलेज स्कूल जाए और दोबारा उसी रूट से जब आप वापस दोबारा से सेम रूट पे आप आते हैं, आपका वेक्टर चेंज होता है, लेकिन आपके गाड़ी का मीटर इसको ये नहीं पता होता है कि आप उसी डायरेक्शन पे अपोजिट चल रहे हैं। फिर भी आपका गाड़ी का मीटर आगे बढ़ता है, मैग्नीट्यूड बढ़ता है, घटता नहीं। आप इस ज्योमेट्री को ध्यान से देखिए। डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में आना है, जिसका मतलब अगर यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी देर में मान के चलता हूँ 10 होती, तो आप देखेंगे इस डायग्राम में 10 से ऊपर जा रही है। फॉर द एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूँ, टाइम तो हमारा आगे बढ़ रहा है। आप टाइम आप देखेंगे तो लगातार इंक्रीज हो रहा है, टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। लेकिन जब आप इनको मेजर करते हैं और इसकी ज्योमेट्री को आप थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करते हैं, तो आपको क्या लगता है टाइम बढ़ते जा रहा है और उसका डेटा डिस्टेंस का घटते जा रहा है। संभव नहीं है। डिस्टेंस जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, आपने मैग्नीट्यूड से बैक कभी नहीं जा सकता। और आपने यहाँ पे क्या सीखा, आपने देखा कि इस टाइम इंटरवल पे t1 और t2 में डिस्टेंस बढ़ना था या सेम रहना था, राइट। सो आपने क्या देखा, डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ना था या सेम होना था। सेम रहता तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता, लेकिन टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कम कैसे हो सकता है। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड मतलब वो पाथ कवर कर रहा है तो डिस्टेंस बढ़ना चाहिए। इसका मतलब आप देखेंगे, हमेशा याद रखें, इसका जो स्लोप आ रहा है देखिए ये 90 से बड़ा आ रहा है। अगर ध्यान से देखें, जब भी आप, फिर आपको स्लोप से कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना भी नहीं भी लगाएंगे तब भी समझ में आ जाएगा। अगर ये डाउन जा रहा है, ये डिक्रीज जा रहा है, इसका मतलब दिस इज अ रॉन्ग ज्योमेट्री, दिस इज अ इनकरेक्ट ज्योमेट्री। डी और ई को कभी भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आप देखेंगे तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज अ गलत स्टेटमेंट। ज्योमेट्री यहां तक करेक्ट होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, फॉल नहीं हो सकता, वो बढ़ेगा, इसका मतलब दिस इज अ रॉन्ग ज्योमेट्री। आई होप आप ये समझ गए होंगे। दोनों ज्योमेट्री आपने ध्यान से समझा होगा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कांसेप्ट आपने समझा होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने जो आपसे बोला था कि हम इस कांसेप्ट को जरूर सीखेंगे, हमने दोनों बातें आज यहाँ पे डिस्कस करी। चलिए अब इसके आगे का कांसेप्ट डिस्कस करते हैं हम। सो नेक्स्ट, जैसा मैंने अभी आपको बताया था डी की ग्राफ से रिलेशन निकालता हूं मैं स्पीड का। अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में हमारा नया फेज हम शुरू करेंगे और हमारा नया मेहमान, नया फेज वो होगा क्या, वो होगा हमारा स्पीड। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्पीड। एक्चुअल में स्पीड है क्या, बहुत सरल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट समझाऊं तो देखिए, इसके अंदर जब हम डेप्थ में जाते हैं तो इसके बहुत सारे क्लोजिंग कॉन्सेप्ट्स हमें मिलते हैं, या बहुत चीजें हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन इन जनरल अगर मैं आपको ये बताऊं कि स्पीड का बेसिक मतलब क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अभी मैंने आपको बताया, मैंने आपसे कहा था मैं इसका रिलेशन बताऊंगा। बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जितना भी डिस्टेंस, जितना भी पाथ कवर करते हैं, चाहे पाथ ये हो, चाहे पाथ ऐसा हो, अभी मैंने आपको बताया था डायग्राम देखिए, चाहे ये पाथ हो, डजंट मीन
जब आप टोटल डिस्टेंस आप जब टोटल कवर करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं वो आपने कितने टाइम में करा, जब आप उसका रेशो निकालते हैं तो रेशो जो आपको मिलता है वो आपका बताता है कि आपने वो डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में किस वे में कवर करा होगा। इसका मतलब जब हम स्पीड पढ़ते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, स्पीड एक मैथमेटिकल रेशो, ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है या एक मैथमेटिकल रेशो है। और ये स्पीड किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मोशन हुआ है, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है, उसने भी पाथ कवर करा है, उसने कितना पाथ कवर करा है, कितने समय में करा है। जब आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट निकालते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि इसमें होने वाला चेंज का रेशो, मोशन जो होता है आपको बताया था मैंने, परिवर्तन चेंज कहलाता है। यहां पे किस रेशो में, किस रेट से चेंज आ रहा है, स्पीड को जब हम डिफाइन करते हैं किस रेट से परिवर्तन हो रहा है। जब मैं आपको यह समझाता हूं, खासतौर से बायो के स्टूडेंट को, इसका मतलब मैं आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूं, किस मैथमेटिकली उसके अंदर डेटा का चेंज आ रहा है, क्या मैथमेटिकली वो डेटा चेंज हो रहा है। जब हम डिस्टेंस और टाइम को इस रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, रेशो में, अनुपात के फॉर्म में पढ़ते हैं, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड से। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि स्पीड एक्चुअल में क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, हम इसे अगर डिफाइन करें, इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनका अनुपात। अब आप देखेंगे कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, आप जितना डिस्टेंस लेंगे उतना ही टाइम तो लेंगे ना, राइट? तो डिस्टेंस की जब हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, सॉरी माइनस स्पीड की, तो स्पीड में ये तो समझ में आएगा कि सर स्पीड एक कांसेप्ट है जो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बता रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में बता रहा है। सो स्पीड अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक माय डियर स्टूडेंट आप 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और 100 किलोमीटर आपने ट्रैवल करा 2 आवर्स के अंदर, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का मैथमेटिकल रिलेशन निकालता हूं, रेशियो फाइंड करता हूं, और याद रखिएगा टाइम इंडिपेंडेंट होता है इसलिए अपन हमेशा डिवाइड में आएगा, राइट? सो स्पीड इक्वल्स टू जब हम डिफाइन करते हैं, मुझे पता है आपने फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ चुके, लेकिन आपने उसको रटा होगा, समझा होता तो आपका कांसेप्ट थोड़े से और क्लियर होते हैं। तो स्पीड इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, और माय डियर स्टूडेंट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 50 मिलेगा। अभी मैंने यूनिट मेंशन नहीं करी, यहाँ पे इसमें यूनिट भी आती है, हम जानते हैं। तो आप देखेंगे इसका आंसर 50 आया। 50 हमें क्या बताता है? एक न्यूमेरिकल डेटा बताता है। अगर मैं यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं करता हूं, मतलब 50 मुझे क्या बता रहा है? 50 मुझे न्यूमेरिकल डेटा बताता है जो मुझे ये बताता है कि 50 के हिसाब से अगर मैं टाइम को देखूं तो मैंने टाइम को भी थोड़ा सा छोटा कर दिया है। ये 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर, क्यों 1 आवर बोल रहा हूं? क्योंकि मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं 2 से 1 टाइम जा रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा तो 50, ये 1 आप ध्यान से देखिए इसके अपॉन में अभी भी है, और ये हमें समझाता है कि ये जो रेशियो डेटा निकल के आया है 50, वो अभी भी 1 घंटे के रिस्पेक्ट में निकल के आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे स्पीड का जो रेशियो एक्सप्रेस करेंगे वो ये करेंगे कि 50 किलोमीटर पर इन हम 1 घंटा ट्रैवल करते हैं तो 50 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। ये सही भी हो सकता है, ये डेटा गलत भी हो सकता है, इसलिए हमने कहा दिस इज द रेशियो। और जब मैं आपसे कहता हूं ये सही और गलत हो सकता है, तो देखिए ये टेंटेटिव डेटा होता है, और टेंटेटिव डेटा मतलब एक एवरेज डेटा होता है। तो स्पीड के हम 2 फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। कई बार आप देखेंगे तो आपको एवरेज स्पीड भी देखने को या सुनने को मिलता है, और क्लास 11 में उसको एक्सप्लेन भी किया गया, और वहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्पीड की बेसिक डेफिनेशन आप क्या बताएंगे? सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज अ रेशियो डिस्टेंस एंड द टाइम। डिस्टेंस और टाइम का रेशियो जो होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्पीड को से रिप्रेजेंट करेंगे। रहा कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो देखिए हमेशा हमको समय बहुत छोटा लेना चाहिए और हमें यूनिट बहुत छोटी लेना चाहिए, क्योंकि हम स्मॉल डेटा लेकर किसी चीज की स्टडी करते हैं। किलोमीटर आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है तो ये किलोमीटर हो जाएगा, और आप देखेंगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम इसका डेटा छोटा निकालेंगे तो हमें ये मीटर में, और हमें क्या मिलेगा? ये सेकंड में मिलेगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू जब हम स्पीड की सॉल्व करते हैं, यूनिट को लेके सॉल्व करते हैं, अभी इसका यूनिट आप किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसी को मैं मीटर में और इसी को मैं आर में आर से मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, तो जो आपको 9th क्लास में यूनिट सिखाया गया था स्पीड का,
कि स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हम बड़ा इंटरवल ना लेते हुए छोटा इंटरवल लेंगे तब भी हमें वही वैल्यू मिलेगी जो हमें बड़े इंटरवल में मिलती है, राइट। पर याद रखें ये टेंटेटिव डेटा होता है, ये करेक्ट डेटा नहीं है, बट हम इससे अंदाजा लगाते हैं कि उसमें चेंज, परिवर्तन में चेंज क्या आ रहा है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरा पर्पस स्पीड तक करके मेरा अगला वीडियो जो होगा उसमें स्पीड हम डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी का ग्राफ, एक्सेलरेशन का ग्राफ, और उससे रिलेटेड हम मैथमेटिकल डेटा मेरे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई सजेशन है तो प्लीज इस नंबर पे जरूर करें, बड़ा अच्छा लगेगा आपका सजेशन आएगा तो। कोई नया वीडियो चाहते हैं, कुछ इसी में चेंज चाहते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके हैं, कुछ भी डेटा है, प्लीज मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आई एम वेरी ग्लेड, अगर मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इस तरह से कुछ कमेंट्स करेंगे तो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे नेक्स्ट 4th वीडियो में हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वंस अगेन।